असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। Hello learners, today we are going to start lecture 1 on new chapter, that is chapter number 7, alternating currents. Alternating currents के इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे alternating EMF and current, the basic introduction, average or mean value of AC, RMS value of AC. Now let's see them one by one. Alternating EMF क्या होती है? Alternating EMF is that EMF which continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction. एक इस तरह की EMF जो अपने आप को मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूसली चेंज करे और आफ्टर एवरी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करती रहती है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, दैट इज पीरियोडिकली. एंड अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट which continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction. अगर एक सर्किट में अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ कंटिन्यूसली चेंज करेगी मैग्नीट्यूड के साथ एंड पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट उस सर्किट में देखने को मिलेगा वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पीरियोडिकली रिवर्स करेगा. Now, as in the previous chapter, chapter 6, electromagnetic induction, the last topic that we studied was alternating AC generator. In that, we studied and observed that how the output obtained from the AC generator looks like. It is basically a sinusoidal kind of voltage or EMF. हमने पिछले चैप्टर के बिल्कुल एंड में ये देखा था कि एसी जनरेटर जो आउटपुट देता है वो कुछ इस तरह का होता है, E = E0 sin ओमेगा टी, और उसकी वैल्यू टाइम के साथ साइनोसॉइडल तरीके से या साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज होती है. एज यू कैन सी हियर हाउ इट चेंजेस. Now, similarly, the current also changes in the form of sine graph or sinusoidally, and this kind of EMF or this kind of current which changes its value after every regular interval of time. You can see that after time t, the same shape of the graph repeats. Now, similarly, the possibility is that we can also represent the EMF, this kind of EMF, by cosine graph and the current by cosine graph or a cosine function of time. So basically both the things are equivalent and these all things we have discussed in the previous chapter. तो हमें ये ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक उस तरह के ईएमएफ और करंट्स होते हैं जो अपने आप को पीरियोडिकली एंड कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में चेंज करते हैं.
आप सोचिए कि एक सर्किट या एक मेटल वायर में जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा होता होगा तो वो करंट पहले पॉजिटिव हाफ में अपने आप को मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम कर लेता होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेट से वो राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट अपनी पीक वैल्यू को अचीव करेगा एंड देन वो करंट जीरो, इट मीन्स वो करंट ड्रॉप हो जाएगा एंड देन उसकी जब नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगी तो करंट अपने आप की डायरेक्शन चेंज करके वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा. लेट्स से द करंट initially was 0 ampere and after some time it reaches 5 ampere in this direction and then it continuously falls, let's say 3 ampere, 2 ampere, 1 ampere and 0 ampere हो गया वो. एंड अब वो क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा. अब वो अपोजिट डायरेक्शन में अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, -1 एम्पियर, -2 एम्पियर, लेट्स से -5 एम्पियर इज द पीक. हम इसको -5 जो ई नॉट है, आई नॉट है, उसको हम -5 एम्पियर ले लेते हैं. तो वो -5 वैल्यू को अचीव कर गया है एंड देन फिर अगेन उसकी वैल्यू लेफ्ट डायरेक्शन में भी कम हो रही है. सो दिस इज द वे द करंट इज चेंजिंग विद टाइम. एक सर्किट में, एक वायर में जाने वाला करंट कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है. और हम यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करेंगे. हम E और I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट के लिए यूज करेंगे. जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे लेट से T/4 पे तो चलो करंट EMF मैक्सिमम है, इट इज E नॉट. लेकिन किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम, चाहे वो मैक्सिमम है चाहे वो नहीं है, कोई भी टाइम पर जो इंस्टेंट पे EMF होगी हम उसको E से डिनोट करेंगे और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगी उसको हम I से डिनोट करेंगे. और जैसा कि पहले कहा कि E नॉट और I नॉट इज द पीक और द मैक्सिमम वैल्यू और द एम्पलीट्यूड ऑफ EMF एंड करंट. तो हमें इस चैप्टर के अंदर जब आगे बढ़ना है तो हमें ये सारी टर्मिनोलॉजी को माइंड में रखना है और इन चीज़ों से अपने आप को फेमिलियर कराना है. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी. इट मीन्स 2π by कैपिटल T, वेयर कैपिटल T इज द टाइम पीरियड. मतलब अगर वो अपना एक साइकिल, अपना एक पूरा साइकिल कैपिटल T टाइम में पूरा कर रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी वो ओमेगा से डिनोट करेंगे. नाउ ओमेगा टी, जैसे कि क्लास 11th में हम लोगों ने वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो ओमेगा टी होता है वो फेज होता है. तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी वही टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है. ओमेगा टी इज द फेज विच इज टेलिंग द स्टेट ऑफ करंट एंड वोल्टेज एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड टी इज एनी टाइम इन द and T is any time which we are talking about or we are interested in. This is the symbol for AC source. जैसे कोई AC जनरेटर होगा, AC डायनमो होगी तो उससे मिलने वाला आउटपुट एक AC करंट और AC EMF होगा और उसको हम इससे डिनोट करते हैं. जैसे बैटरी का सिंबल हमें पता है वो एक DC करंट की सोर्स, स्टेडी करंट की सोर्स देता है, ऐसे ही हमारे को AC सोर्स का भी सिंबल माइंड में रखना है. नाउ लेट अस कम टू एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. एक्चुअली होता क्या है, डीसी करंट या लेट्स से मोर प्रिसाइजली स्टेडी करंट अपनी वैल्यू को कांस्टेंट बनाए रखता है. इट रिमेन्स 5 एम्पियर ऑल द टाइम, लेट्स से 7 एम्पियर ऑल द टाइम. बट यू हैव सीन दैट अल्टरनेटिंग करंट कीप ऑन चेंजिंग. अभी उसकी वैल्यू 0 एम्पियर है, अभी 2 एम्पियर है, फिर 3 है, 5 एम्पियर है. तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? उसका मैग्नीट्यूड तो फुल टाइम चेंज हो रहा है, हमेशा हर समय चेंज हो रहा है. तो हम एसी करंट के या एसी ईएमएफ के वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखें? तो उसके बहुत तरीके हो सकते हैं लेकिन उसमें से हम केवल 2 तरीके डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट इज एवरेज वैल्यू एंड नेक्स्ट दैट विल स्टडी विल बी आरएमएस वैल्यू. नाउ व्हाट वी मीन बाय एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. Average or mean value of alternating current over half cycle is that steady current which will send the same amount of charge in a circuit in the time of the half cycle as is sent by the given alternating current in the same circuit in the same time. हमें ये समझना होगा कि जब हम किसी रेजिस्टिव या किसी भी सर्किट को, अभी हम बहुत तरह के सर्किट्स पढ़ेंगे, तो हमारे पास कोई सर्किट है और हमने उसको इस एसी सोर्स के साथ जोड़ा है. अभी ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है. एट सम अदर मोमेंट व्हाट विल हैपन कि ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा.
so it keep on changing, and this is the sinusoidal graph for current. In this we can see that कि अगर आपका करंट फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में t/2 से t तक हमारा जो करंट है वो नेगेटिव है। अब अगर हम इस पूरे कैपिटल T टाइम में इसका एवरेज निकालेंगे, सो वी नो दैट इट विल कम आउट टू बी जीरो, क्योंकि जितना वो पॉजिटिव है सिमेट्रिकल होने की वजह से उतना ही वो नेगेटिव है। तो किसी भी सिमेट्रिकल AC करंट के लिए अगर हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो जीरो आएगी फुल टाइम पीरियड के लिए, and in that we will not be interested. So what we are going to do, we are breaking this cycle into two parts. या तो हम इस पार्ट में या हम इस पार्ट में उसका वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हम 0 से लेके t/2 तक ही कंसिडर कर लेते हैं और इस डेफिनेशन को एक बार दोबारा से समझते हैं कि एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की ठीक उतना स्टेडी करंट माना जा सकता है। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की स्टेडी वैल्यू मतलब जो एक स्टेडी सोर्स से मिल रही है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, यहाँ बैटरी भी हो सकती थी, एक से ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं, और लेट से वो उसको एक स्टेडी करंट फ्लो करवा रहा है। तो ये स्टेडी करंट चार्ज फ्लो करवाएगा, इस चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाएगा और ये बैटरी या सेल जितना चार्ज कैपिटल T/2 टाइम में, एक AC सोर्स के कैपिटल T/2 टाइम में ये जितना चार्ज फ्लो करवाए, अगर उतना ही चार्ज कोई AC सोर्स भी फ्लो करवाए तो हम उस करंट को, उस स्टेडी करंट को इस AC करंट जो बदलता हुआ करंट है उसकी क्या मान सकते हैं, एवरेज वैल्यू मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या हम कह सकते हैं वो सेम चार्ज इस सर्किट में भेज रहा है जितना कि AC सोर्स भेजा करता। सो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट, या कई बार हमारे पास EMF के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आएगा, स्टेडी करंट की वो वैल्यू होती है जो ठीक सर्किट में उतना ही चार्ज भेजेगी जितना अल्टरनेटिंग करंट भेजता कैपिटल T/2 यानी कि हाफ पीरियड में। फुल पीरियड क्यों नहीं लिया, फुल टाइम क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर फुल टाइम लेते तो एवरेज जीरो आता एंड दैट विल नॉट गिव यू सम फ्रूटफुल रिजल्ट, दैट विल नॉट गिव यू द आइडिया दैट हाउ मच एवरेज करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अब हम करने वाले हैं कि हम एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, उसको हमें समझने के लिए ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। This is basically again the graph for alternating current, and in this half cycle has been shaded with orange color and sometimes small dt has been shown by red color. Now इस small time dt में AC करंट सर्किट में जितना चार्ज फ्लो करवाएगा हम वो कैलकुलेट करेंगे। पहले we know that current I is equal to dq by dt. I is equal to कितना होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो dq कितना आएगा, I इंटू dt। dq वही चार्ज है जो छोटे से टाइम dt में अल्टरनेटिंग करंट की वजह से सर्किट में फ्लो किया है। I हमने बताया था कि AC के लिए कितना होता है, I0 sin omega t। We can do the same derivation with I0 cos omega t also. The same result will get. Now ये तो स्मॉल टाइम dt में भेजा गया चार्ज है AC करंट के या AC सोर्स के थ्रू। Now we are going to find the whole charge sent by the AC source in the time T/2. अभी हमने जो dq चार्ज निकाला है ये तो स्मॉल टाइम dt के लिए निकाला है। अगर हमें इस पूरी हाफ साइकिल के लिए निकालना हो कि कितना चार्ज वो सेंड करेगी, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो हम इसको कंटिन्यूस होने की वजह से इंटीग्रेट करके इसका सम निकालेंगे, dq सारे छोटे छोटे dqs का सम q बन जाएगा, सो इंटीग्रेशन से आएगा। इसमें I0 the peak value of current is constant, so therefore it will come out of the integration sign, and हमारे पास रह जाएगा sin omega t का इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to T/2। Now we know that the integration of sin omega t will be minus cos omega t, और t का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है और ये लिमिट्स हैं जो हमें पुट करनी है 0 से लेके कैपिटल T/2। नाउ आपने अपर लिमिट इसमें पुट किया ओमेगा इंटू कैपिटल T/2 एंड आपने इसमें लोअर लिमिट पुट किया दैट इज 0।
Now you know that omega, the angular frequency, is equal to 2 pi by capital T. तो T से T कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली cos pi. cos pi मीन्स cos 180. सो cos 180 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1 और cos 0 की वैल्यू आएगी 1. तो इट विल बिकम -1 दैट विल बिकम -2 and there is minus there also, तो minus will become plus. So the final answer that we will getting will be equal to q equal to 2 I naught by omega. ठीक है. Here also we are going to put the value of omega 2 pi by capital T. Then t आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 2 I naught into t upon 2 pi. 2 will be cancelled with 2 and the answer will be I naught upon t, and the answer will be I naught into t upon pi. So this is the charge sent by the AC source because of AC current during the half cycle, half period, 0 से लेके कैपिटल T by 2 तक इतना चार्ज AC सोर्स ने या AC करंट की वजह से फ्लो किया है. अगर हमें मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम ये माने कि ये जो करंट है ये कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रहा है, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. हम ये मान सकते हैं कि अगर स्टेडी करंट होता तो वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता. तो वो स्टेडी करंट इतने समय के लिए मान लेते हैं फिलहाल, हाफ टाइम के लिए. तो ये करंट जो कांस्टेंट रहने वाला करंट है, ये कौन सा करंट है? एसी करंट. और ये वाला करंट या जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको शो कर रही है ग्राफ में? स्टेडी करंट को. ये स्टेडी करंट ठीक उतना ही चार्ज फ्लो करवा रहा है जितना एसी फ्लो करवा रहा है. यही हमारी डेफिनेशन थी ना. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि अगर ये एवरेज वैल्यू स्टेडी करंट वाली वैल्यू है तो सिंपली जो चार्ज एसी के लिए आया है उसको टाइम से डिवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करे. हम डायरेक्टली एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि उसका एवरेज कितना आएगा. तो चार्ज Q जो हमारा यहाँ से कैलकुलेट हुआ है उसको अगर हम टोटल टाइम T/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? Q को पुट कर दें, T कैंसिल हो जाएगा T से and the final answer will be 2 I naught upon pi. हुआ ये है कि हमने जब Q की वैल्यू I naught into T by pi पुट किया होगा तो T से कैंसिल हो गया होगा, 2 न्यूमरेटर में आ गया होगा and it has become 2 I naught upon pi. Now if you put pi equal to 3.14 or 22/7 you will get 0.637 into I naught, and if you multiply it by 100 to get it in percentage you will get 63.7% of I naught. यानी कि एवरेज वैल्यू, इस करंट की जो एवरेज वैल्यू होगी वो उसका जो पीक वैल्यू होता है I naught उसका 67.3% होता है. दिस इज अ वेरी नोटवर्दी फॉर्मूला एंड कीप इट इन माइंड. Similarly, if the same treatment has been given to EMF instead of current, we will get the value of average or mean value of alternating EMF, that will be 2E naught upon pi. जैसे उसका आ रहा है 2E I naught upon pi, ऐसे इसका आएगा 2E naught upon pi EMF के लिए भी, and it shows that it is 63.7% of E naught. And again, average or the mean value of alternating current or EMF is 0 over the cycle as the positive and negative get cancelled. हम पूरी साइकिल के लिए भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उससे आंसर 0 आएगा, but that will not fetch us any useful result directly because we just want to know that what is the average magnitude of the current that is flowing through the circuit when AC is flowing. ये AC करंट तो बार बार चेंज होता रहेगा तो उसकी एवरेज वैल्यू का इफेक्ट कैसे पता लगाएंगे? हम लोग उसकी एवरेज वैल्यू उसका हाफ साइकिल से इंटीग्रेशन करवा के चार्ज सॉल्व करवा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Now let's come to root mean square or virtual or effective value of alternating current. RMS value of alternating current is that steady current which would produce the same heat in a given resistance in a given time as is produced by the given alternating current in the same resistance in same time. Basically अभी हम लोग फुल साइकिल की बात कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? फुल साइकिल की बात कर रहे हैं. और यहाँ पे वैसे तो कहा हुआ इन अ गिवन टाइम, बट इट विल बी इजी टू सॉल्व इफ वी डू इट विद फुल साइकिल ऑफ द AC, full cycle of the AC current. Now see,
ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि एसी सोर्स फुल साइकिल या गिवन टाइम में जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, यू नो दैट करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। अब यहाँ से सोचिए कि जब करंट ऐसे फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो भले ही करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे या इस डायरेक्शन में फ्लो करे, हीटिंग तो प्रोड्यूस दोनों ही केसेस में होगी। ये पिछला केस जैसा नहीं है जब हमने एवरेज वैल्यू में चार्ज की बात की थी कि चार्ज जितना आ रहा है उतना ही चार्ज वापस चला गया, तो नेट इफेक्ट इज ज़ीरो। बिकॉज यहाँ पे अगर चार्ज फ्लो करेगा, कुछ करंट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, वो हीट में कन्वर्ट होगी, तो वो बैक नहीं आने वाली है। अगेन जब करंट अपोजिट जाएगा तो फिर भी वो अपोजिशन फेस करेगा रेजिस्टेंस में, अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद भी, और तब भी हीट ही प्रोड्यूस होगी। इन बोथ द केसेस द हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट द डेफिनेशन सेज कि अगर ये एसी सोर्स से जुड़ा हुआ सर्किट में जितना हीट एसी करंट प्रोड्यूस करवा रहा है, अगर उतना ही हीट एक स्टेडी करंट फ्लो करवाए, तो हम उस स्टेडी करंट को इसकी आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मान सकते हैं। अगेन, अगर कोई स्टेडी करंट ठीक उतनी ही हीट अपने में प्रोड्यूस करवा ले, अपने सर्किट में प्रोड्यूस करवा ले, जितनी की एक एसी करंट एक सर्किट में फ्लो करवा के हीट प्रोड्यूस कर सकता है, लेट्स से ड्यूरिंग द फुल साइकिल, सेम टाइम हैज बीन गिवन टू दिस, देन उस स्टेडी करंट को इसकी हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कह सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग देखेंगे कि वो करंट के स्क्वायर के, अगर हम उसके अलग अलग करंट्स लें, जैसे यहाँ पे ये करंट्स हैं, ये करंट्स हैं, सभी करंट्स को स्क्वायर करके और सम करें, एंड देन आपने जैसे पिछले साल क्लास 11th में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ में, उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम इन सभी करंट्स को कंटिन्यूसली ऐड कर दें स्क्वायर करके और फिर उसका मीन करें एंड देन रूट करें, तो सेम आंसर जो हम इस डेरिवेशन में करेंगे वही आएगा। लेकिन हम इसको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे लिए मैथमेटिकल के अलावा उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं, हम उसको आरएमएस, हम उसको उसके मैथमेटिकल रीजंस की वजह से बोल रहे हैं, लेकिन जो इफेक्टिव वैल्यू बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसका हमें एक एस्टिमेट पता चल जाता है कि वो कितना हीटिंग इफेक्ट करेगा। सो आरएमएस करंट समटाइम इज मोर कॉमनली यूज्ड एज यू हैव लिसन दैट 220 वोल्ट, हम लोग कहते हैं कि हमारे घरों में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में 220 वोल्ट आ रहा है। That 220 volt is nothing but RMS voltage, because we know that the voltage and the current is continuously changing, so it is RMS value that we generally provides. Now again, this time we are taking full cycle, that will be easy to solve. Let's say for a small time dt, the heat produced in the circuit is dH, because अगर हम मान लें कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है और उसमें से I करंट इस समय dt समय के दौरान, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि I करंट फ्लो कर रहा है, I इज द वैल्यू ऑफ करंट, एंड इन दिस टाइम dt and this small time dt, I current is flowing through this resistance, so the heat produced in the circuit will be dH. हमने ये मान लिया कि भाई छोटे से टाइम dt के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस में, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है dH अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। Now for alternating current, we know that I equal to I naught sine square omega sin omega t, and if we do the square, we'll get I naught square sin square omega t. Now we are going to integrate it. dH will become h, and we are going to integrate this I naught square r sin square omega t dt, and the limit is from 0 to capital T. तो basically हम कर ये रहे हैं कि 0 से लेके कैपिटल T टाइम के लिए कितनी हीट प्रोड्यूस होगी AC करंट के फ्लो होने की वजह से, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय डूइंग द इंटीग्रेशन। तो हम देख सकते हैं जो हमारा आई नॉट स्क्वायर आर है वो कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और अंदर इंटीग्रेशन में केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी ही बचेगा। नाउ लेट्स सी दैट हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फ्रॉम द लिमिट 0 टू कैपिटल T. You know that sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. So sin square omega t can be written as 1 minus cos 2 omega t, थीटा की जगह ओमेगा टी है,
और डिनोमिनेटर में जो 2 होगा हैज बीन टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन. 1 into dt हो जाएगा and cos 2 omega t into dt. What will be the integration of dt? That will be simply t. Or what will be the integration of 1? That will be t. And what will be the integration of cos 2 omega t? Here it is minus sign has been merged here. So cos 2 omega t का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin 2 omega t. और जो t का कोएफिशिएंट होगा 2 omega वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. Now we'll put the value of capital T and 0 over here. So that will be capital T, upper limit then lower limit minus करेंगे. There is a minus sign here. And sin 2 omega t में हम capital T डालेंगे small t की जगह. ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी रखेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा. 2 into 2 pi that will be 4 pi. And then we are going to put instead of small t equal to 0. So it will be sin 0. Sin 4 pi is 0. Sin 0 is also 0. 0 minus 0 will become 0. Well, this whole thing will become 0. And finally we will have t upon 2. Capital T time period upon 2. So this is the way that how you can integrate or how you can find the integration of sin square omega t. So अभी हमने देखा कि sin square omega t का वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद t कैपिटल T बाई 2 आया. आई नॉट स्क्वायर आर हमारा इंटीग्रेशन से कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ चुका है और sin square omega t का इंटीग्रेशन t अपॉन कैपिटल T अपॉन 2 आया है. एंड आफ्टर इंटीग्रेशन IV or IRMS is the virtual value of AC. Then H equal to IV square RT. हम उसको स्टेडी करंट भी कह सकते हैं जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है द करंट विच ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. Now let if IV be the virtual or RMS or effective value of alternating current, जिसको हमने डेफिनेशन में स्टेडी करंट से कंपेयर किया था कि वो स्टेडी करंट जो एक गिवन टाइम में लेट से वो टाइम कैपिटल टी फुल साइकिल वाला टाइम ही है, ये स्टेडी करंट है और ये अल्टरनेटिंग करंट है. अगर इस तरह का करंट जो वही हीटिंग इफेक्ट या वही हीट प्रोड्यूस कर रहा है सर्किट में जितना कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता, तो उसको हम लोग उसकी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की क्या कह सकते हैं, RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कह सकते हैं. सो हेयर वी हैव रिटन H इज इक्वल टू IV स्क्वायर RT डायरेक्टली. आप देखिए कि जब हमने यही हीट अल्टरनेटिंग करंट के लिए निकालनी थी तो हमने पहले स्मॉल टाइम dt के लिए हीट निकाली थी और फिर उसको इंटीग्रेट करके हीट टोटल निकाली क्योंकि वो करंट हमेशा बदलता रहता है. लेकिन इसके लिए यानी कि RMS वैल्यू के लिए या वर्चुअल वैल्यू के लिए हमने डायरेक्टली लिख दिया बिना इंटीग्रेशन के IV स्क्वायर RT बिकॉज वी आर कंपेयरिंग इट विद स्टेडी करंट, अ कांस्टेंट करंट. इट विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम कैपिटल T. सो क्योंकि हमने उसको स्टेडी करंट से कंपेयर किया हुआ है एंड इट इज कांस्टेंट, सो देयर इज नो नीड टू डू द इंटीग्रेशन. इट इज डायरेक्टली कैन बी रिटन एज IV स्क्वायर RT. Now if we compare both the formulas and make them equal, because we are saying in the definition that the RMS value, the steady value will produce same heating effect as been produced by the alternating current. So we will get making them after after making them equal, we will get IV or IRMS or I effective, all the three things are same. IRMS equal to I naught by root 2. See that when we will make them equal, R will get cancelled R, T will cancel T, and this 2 will remain in the denominator and ऊपर रहेगा आपके पास I naught square. And when you will do यहाँ का square आप remove करके उधर root लगाएंगे तो I naught square will become I naught, but on 2 it will be root 2. So it will be I naught upon root 2. If you rationalize, you will get root 2 I naught upon 2. Root 2 is equal to 1.414 upon 2. That will become 0.707 I naught. And if you multiply it by 100, you will get 70.7%. It means the RMS current or the effective value of current, AC current, is equal to 70.7% of the peak volt current. Peak current, जो इसका peak current होगा वो उसकी 70.7% होगा. So इसी तरीके का अगर हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट उसके अल्टरनेटिंग EMF को लिए देंगे, then we will get the same result. EV or ERMS or E effective equal to E naught upon root 2 and 0.707 E naught.
एक्चुअली जो हम लोग कहते हैं कि घरों या स्कूल्स में जो भी हमारे पास वोल्टेज आ रही है इंडिया में, दैट इज़ 220 वोल्ट, दैट इज़ ई आर एम एस, दैट इज़ नॉट पीक वोल्टेज, दैट इज़ ई आर एम एस. Some noteworthy point that root mean square value of alternating current or EMF can be calculated over any period of cycle since it is based on heat energy produced. And the second point is that we do not have to use this formula if the time interval under the consideration is less than one period. Now, let us compare the relative values of peak, virtual, and mean value of alternating EMF. If E naught is the peak value or the maximum value or the amplitude of alternating current, then this average value is 0.67637 E naught and the RMS value is 0.707 E naught. अगर ये वैल्यू E naught है तो ये वाली वैल्यू उससे थोड़ी कम 0.707 ERMS है, और सिमिलरली जो ये वाली वैल्यू है उससे भी लिटिल बिट कम 0.637 E naught है. Now there are some tips. The given values of alternating EMF and current are virtual values unless otherwise specified. जब तक आपको क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर 220 वोल्ट दे रखा है तो वो उसकी वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू ही होगी जब तक वो अलग से ना ही कहे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में. सेकेंड थिंग, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि 230 वोल्ट AC अगर आपको कहा गया होगा तो वो 230 वोल्ट ERMS वैल्यू दे रखी होगी न्यूमेरिकल्स में. AC एमीटर और AC वोल्ट मीटर RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को ही रीड करते हैं. अगर आप AC करंट को मेजर कर रहे हैं, वैसे तो देखा जाए AC करंट या AC वोल्टेज तो कंटिन्यूसली वेरी करती है, तो जो पॉइंटर होगा AC एमीटर का उसको तो वैसे तो क्या करना चाहिए, फटाफट ऑसिलेट करना चाहिए. लेकिन अगर वो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है तो वो हॉट वायर एमीटर के ऊपर बेस्ड होगा और वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो उसकी हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही RMS वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंगली ही देगा. एंड दीज आर अगेन known as hot wire meters. The scale of DC meter is linearly graduated, whereas the scale of AC meter is not evenly graduated because H is proportional to I square. अगर आप DC एमीटर या DC वोल्टमीटर देखते हैं तो उसके अंदर जो ग्रेजुएशंस होते हैं, जो रीडिंग्स होते हैं, जैसे 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरीके से वो आपको उसके बीच के जो सेपरेशंस हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, लीनियरली ग्रेजुएशंस मिलेंगे. बट वो ऐसा नहीं मिलेगा आपको AC मीटर्स में, बिकॉज H इज डायरेक्टली इक्वल टू नॉट I बट I स्क्वायर. वो हीटिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए उनमें आपको ग्रेजुएशंस लीनियरली नहीं मिलेंगे, गैप सेम नहीं मिलेगा. Now let's do a numerical. If the voltage in an AC circuit is represented by the equation V is equal to 220 volt root 2 sine 314t minus 5, where t is in seconds, calculate peak and RMS value of voltage and frequency of AC in the B part. क्वेश्चन में दिया गया है कि AC सर्किट में जो वोल्टेज है उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, V इक्वल टू 220 रूट 2 साइन 314t माइनस 5. एंड हमें क्या करना है, पीक और RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करनी है और AC की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. So we know that voltage, AC voltage could be represented by V equal to V naught sine omega t minus phi. And here if we compare the voltage that is given in the question with this standard equation of the AC voltage, we will see that this 220 root 2 is nothing but V naught. And if we solve it, we'll get 311 volt. That is the peak voltage. Now, we also want to find the RMS voltage. We have just derived the formula that VRMS is equal to V naught upon root 2. If we put this 220 root 2 here, root 2 will get cancelled with root 2, and therefore VRMS is equal to 220 volt. And now in the B part, we want to calculate frequency. If you see that this
T is multiplied by 314, and in the standard equation we have omega with the multiplication of small t instantaneous time. So we can compare both and we'll get omega is equal to 314. Omega is equal to 2 pi f, that is 2 pi into frequency. Sometimes we denote by f and sometimes by nu. And this is 2 pi f equal to 314. And if we take this 2 pi in the denominator and solve it, we will get 50 hertz. That means the frequency is 50 hertz. So for this lecture, we have this only. Now, in the next lecture, we are going to study a very important topic, that is phasors. More than 50% of this chapter will be understood with the help of phasors. So you can realize the importance of next lecture, that is on phasors, and that has to be studied or understood very clearly in order to understand the further lessons. So till then, keep learning and practicing.